हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 12th का एक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन चैप्टर। बिल्कुल बेसिक से बातें होंगी और फाइनली हम बिल्कुल पीक कुछ बातें हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे। एकदम पीक तक पढ़ाई कर लेंगे, जितना एनसीईआरटी में सारा कुछ डिस्कस करेंगे और इसमें जितना पॉसिबल होगा उतना क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर लें या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास 12th के एनसीईआरटी में फिजिकल केमिस्ट्री में दे रखा है चैप्टर। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा गोल क्या है, हमारा एम क्या है, आज हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं कि एक्चुअल में सोल्यूशन क्या होता है और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन के टर्म जैसे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। आप बिल्कुल तसल्ली से मुझ पे पूरा भरोसा करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत ही इजी वे में समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें पार्ट 1 है सोल्यूशन। एक्चुअल में सोल्यूशन क्या होता है, चैप्टर का नाम ही सोल्यूशन है, तो हम सोल्यूशन से ही स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर ये सोल्यूशन होता क्या है। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में बात कर लें। अगर हम बात कर लें होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में, देखिए यहाँ पे दिया होमोजीनियस मिक्सचर। एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, आप में से किसी को पता है? सुनिए, होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो तो वो बिल्कुल सॉल्वेंट का हो जाए। सर ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए अब आगे चीज़ें समझ में आएंगी। एक्चुअल में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे मान लीजिए कोई सॉल्यूशन, एक बिल्कुल ट्रेडिशनल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम शरबत बनाते हैं तो जब हम चीनी को पानी में डालते हैं तो चीनी हो गया सॉल्यूट और जो पानी है, जो वाटर है, वो हो गया सॉल्वेंट। तो जब चीनी को हम पानी में मिला दिए तो चीनी डिजॉल्व हो गया और पानी में मिलके बिल्कुल पानी का जो फिजिकल स्टेट है लिक्विड, उसी के जैसा वो चीनी, वो शुगर भी हो गया है। इसी को हम कहते हैं कि सॉल्यूट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, किसमें? होमोजीनियस मिक्सचर में। ठीक, उसी की बात हो रही है। मिक्सचर अगर हम बात करें तो दो तरीके के होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, तो इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज सोल्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि ORS का जो घोल वगैरह होता है, या फिर हम थोड़ा सा चीनी के साथ थोड़ा सा नमक मिला लें, तो क्या एक से ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल हो गए? सॉल्यूट पार्टिकल मतलब सॉल्यूट के टाइप, पार्टिकल तो हमेशा एक से ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर हम बात कर लें कि होमोजीनियस मिक्सचर में टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज नोन एज ए सोल्यूशन, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर की बात हो गई। यानी हम ये कह लें कि होमोजीनियस मिक्सचर को ही सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, एक लाइन लिखी हुई है, एवरी सोल्यूशन इज अ मिक्सचर बट रिवर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये मिक्सचर तो है लेकिन सोल्यूशन नहीं है। देखिए अब सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट है, एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। सोल्यूट की स्पेलिंग है छोटी, तो मैक्सिमम केसेस में ये जो सोल्यूट है इसका अमाउंट कम ही होगा क्योंकि इसकी स्पेलिंग छोटी है। याद करने का ये तरीका है। सॉल्वेंट जिसका अमाउंट इन जनरल ज़्यादा ही होता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज ऑलवेज सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो फिजिकल स्टेट है ना, ये देखिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग करने का या फिर डिफ्रेंशिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज ऑलवेज सेम। जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट का कभी रहा होगा। ठीक,
इन अ सोल्यूशन, अगर हम एक सोल्यूशन में बात करें, सॉल्वेंट ऑलवेज ओनली वन, यानी सॉल्वेंट हमेशा कोई एक ही होगा। जैसे पानी, शुगर और चीनी की हम बात करें तो हमेशा सॉल्वेंट कोई एक ही होगा। उसमें कुछ अल्कोहल वगैरह भी मिक्स कर दिया गया, अगर कम अमाउंट में अल्कोहल वगैरह मिक्स किया गया है तो अभी भी वाटर ही क्या है, सॉल्वेंट है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। सॉल्यूट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, सॉल्यूट में बी वन और मोर। ठीक, ये कुछ बिल्कुल बेसिक बातें हैं, एकदम तसल्ली से सुनिए और यहाँ से आपका एक बेस तैयार होगा, आपके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियरिटी आएगी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट की बात सर फिजिकल स्टेट क्या होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो स्टेट हैं इन्हीं को फिजिकल स्टेट कहते हैं। अब इसमें से जैसे एक होता है सॉलिड सोल्यूशन, एक होता है लिक्विड सोल्यूशन, एक होता है गैसियस सोल्यूशन। एक एक एग्जांपल जैसे ले लीजिए, जैसे सॉल्यूट का, जैसे मान लीजिए कोई गेहूँ है, गेहूँ के साथ में चीनी वगैरह मिक्स कर दीजिए, उसके साथ में गेहूँ के साथ में चीनी वगैरह थोड़ा सा पीस लीजिए, तो वो क्या हो गया, एक सॉलिड सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। लिक्विड सोल्यूशन हम अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं, जो हम शरबत की बात कर रहे थे। और गैसियस सोल्यूशन जैसे एयर वगैरह की बात कर ले, हमारे आसपास जो एयर है वो एक तरीके का क्या है, गैसियस सोल्यूशन है। तो हमारे सिलेबस में क्लास 12th में या एनसीईआरटी में लिक्विड सोल्यूशन ही सिलेबस में है, या एक्चुअल में यही सोल्यूशन ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो सिलेबस में क्या है, लिक्विड सोल्यूशन। अब लिक्विड सोल्यूशन आगे चल के 3 टाइप के होते हैं। देखिए, लिक्विड सोल्यूशन होता है 3 टाइप का। एक सॉलिड इन लिक्विड, इसका क्या मतलब है कि कोई सॉलिड पार्टिकल है, ये लिक्विड में डिसॉल्व है, हमेशा सॉल्वेंट लिक्विड होगा। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब जो सॉल्वेंट है ये क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक, तो इसमें कोई लिक्विड है, इसमें आके डिसॉल्व हो गया ये। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। और जैसे मान लेते हैं कोई लिक्विड है, लिक्विड खुद ही दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक, एक होता है गैस इन लिक्विड, जैसे मान लेते हैं कोई गैस है और ये कोई लिक्विड है, अब ये इसमें जाके डिसॉल्व होगा, तो इसको हम कहते हैं कि गैस इन लिक्विड। चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड इन लिक्विड, जैसे अगर हम बात करें तो शुगर इन वाटर। अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो क्या ये हो गया। लिक्विड इन लिक्विड की बात कर लें तो एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे पैक बनाते हैं ना, तो वाटर में अल्कोहल मिक्स करते हैं, नहीं सर हम बनाते हैं तो अल्कोहल में वाटर मिक्स करते हैं, तो उस केस में अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि अल्कोहल का अमाउंट हो गया ज़्यादा। तो ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, देख रहे हैं हर जगह वाटर ही क्या है, सॉल्वेंट है। तीसरा, सर ये गैस इन लिक्विड, क्या गैस भी लिक्विड में, हाँ बिल्कुल, मछलियाँ जो ऑक्सीजन वगैरह विड्रॉ करती हैं वाटर से, तो वाटर में ऑक्सीजन घुला होता है, वहीं से तो विड्रॉ करती हैं और उसका यूज करती हैं। जैसे आप कोको कोला वगैरह के बारे में नाम सुने होंगे, तो कोको कोला हो गया या कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो उसमें CO2 गैस डिजॉल्व होती है। जब टेम्परेचर कम होता है तो गैस लिक्विड में डिजॉल्व होती है। ठीक, तो ये हो गया CO2 इन वाटर, CO2 या O2 इन वाटर, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल हो गए। तो देखिए, ये फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन के बारे में सारी बातें हुई, होमोजीनियस मिक्सचर है और कितने टाइप के सोल्यूशन है। अब पार्ट बी पे हम बात करने वाले, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये पार्ट जो पार्ट बी है, इस पूरे चैप्टर का जान है, इसी पे बहुत सारी चीज़ें बेस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में है क्या,
रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट इन सॉल्वेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। जैसे रिलेटिव अमाउंट, सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, जैसे इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए, जैसे बहुत छोटे छोटे से थोड़े से सोल्यूट है और किसी सॉल्वेंट में डाला गया है, और कई बार खूब ढेर सारा है, उतना ही सॉल्वेंट है उसमें इसको डाला गया है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, सेकेंड वाले का इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, पहले वाले का कॉन्सेंट्रेशन कम, क्योंकि वाटर का अमाउंट सेम लेकिन सॉल्यूट का अमाउंट कम और ज़्यादा, तो जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, यही सारी बातें हो रही हैं। ठीक, ये रिलेटिव अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वो वॉल्यूम फिक्स हो गया कि 1 लीटर में, 2 लीटर में, हाफ लीटर में, कितने में बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग यूनिट हैं, जैसे नंबर 1 मोलेरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकेंड पे नॉर्मेलिटी, थर्ड पे मोलेलिटी, फोर्थ पे फॉर्मेलिटी, फिफ्थ पे मोल फ्रैक्शन। ये इतने तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 बहुत ज़्यादा है, बाकी पढ़ना तो सारा ही है लेकिन 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे की बातें करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मोलेरिटी के बारे में। देखिए मोलेरिटी हो गई, फॉर्मेलिटी हो गई, पार्ट पर मिलियन एंड पार्ट पर बिलियन। परसेंटेज के बारे में हम बात कर लेंगे कि एक्चुअल में इसमें कॉन्सेंट्रेशन और परसेंटेज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंथ की बात कर लेंगे। चलिए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोलेरिटी के बारे में। तो मोलेरिटी एक्चुअल में है क्या, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बस 1 मिनट। हाँ चलिए अब सुनिए, मोलेरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर सोल्यूशन नोन एज अ मोलेरिटी। देखिए इस फॉर्मूले से मोल्स ऑफ अ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, देखिए ज़्यादातर केसेस में जहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन आएगा वहाँ पे सोल्यूट ऊपर होगा, सॉल्वेंट नीचे होगा। याद करने का तरीका, सोल्यूट की स्पेलिंग छोटी होती है तो वो ऊपर होगा, सोल्यूशन नीचे होता है। या फिर ऐसे ध्यान रखिए सोल्यूशन का अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा सोल्यूट से। अरे सोल्यूट कुछ ना कुछ अमाउंट सॉल्वेंट में तो डिजॉल्व होगा, तो इस वजह से जो हल्का है वो कहाँ रहता है, हमेशा ऊपर तैरते रहता है, और जो भारी होता है वो कहाँ रहता है, नीचे रहता है। ऐसे ध्यान रखना, कैसे भी ध्यान रख लीजिए। लेकिन कुछ जगह जैसे मोलिलिटी वगैरह की बात करें तो वहाँ पे सॉल्वेंट आ जाता है नीचे, लेकिन सॉल्यूट हमेशा ऊपर आता है। तो ज़्यादातर केसेस में सॉल्यूट ऊपर, सॉल्वेंट नीचे, ऐसे ही ध्यान रखना है। चलिए मोलेरिटी की बात कर लें। मोल ऑफ अ सोल्यूट, सोल्यूट के कितने मोल हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, ये लीटर में है जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में है। इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या मोल है तो मोल हो गया, नीचे क्या वॉल्यूम है, लीटर में है, मोल पर लीटर। ये किसकी यूनिट हो गई, मोलेरिटी की। अब आइए देखिए, जैसे इसको फॉर्मूला लिखे तो मोल को, जैसे एन को हम क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो 1/लीटर, वॉल्यूम लीटर में। ठीक, अब आगे हम बात करने वाले हैं। चलिए जैसे ये लीटर में है तो इस लीटर को जब हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1000 फाइनली कहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000/V/ml में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। ज़्यादातर केसेस में यही फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। बाकी बेस आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे बेस क्या था, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही था। ठीक है, चलिए अब आइए, अब कुछ बातें और करते हैं। हाँ ठीक है, जैसे में हम, अब ये हो गया मोलेरिटी। मोलेरिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए मोलेरिटी की बात करें या पूरे हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर मोलेरिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो वेट पे, मास पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है। सर इसको थोड़ा सा समझा दीजिए। इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हैं
कि जो वेट वेट पे इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि मान लीजिए कोई आप शरबत बनाए, 1 लीटर शरबत बनाए, तो आप चाहे उसमें से 10 ml लीजिए, चाहे 100 ml लीजिए, चाहे 150 ml लीजिए, जितना भी लीजिए, सारा शरबत उतना ही मीठा होगा, जितना 10 ml वाला, जितना 20 ml वाला, जितना 100 ml वाला। तो इससे ये पता चला कि ये मास से इंडिपेंडेंट है। जो उसका एक बार कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो पूरे के पूरे सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होगा। क्या बात क्लियर हुई? चलिए अब यहां देख लीजिए आगे। अब नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलिरिटी। देखिए मोलिरिटी, ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअल में होता क्या है? देखिए पहले ग्राम इक्विवेलेंट को समझ लीजिए। जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट ऑफ सोल्यूट, जैसे अगर हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट की, अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जैसे क्या मोल था, मोल क्या हुआ, मोल क्या होता था? N इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट इसी से मिलता जुलता है, लेकिन जहां पे मॉलिकुलर वेट था वहां पे इसमें इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। और इक्विवेलेंट वेट एक्चुअल में होता क्या है? देखिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। ये होता है, देखिए यहाँ पे दिया भी है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोल होता है ना, मोल के जैसा है, मोल के जैसा ही है। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो गया, मॉलिकुलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नॉर्मेलिटी से कुछ चीज़ों को रिलेट कर लिया जाता है, इक्विवेलेंट वगैरह, फैराडे लॉ वगैरह में भी इसका यूज किया गया है। ठीक है, तो ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर के बारे में जब हम क्वेश्चन वगैरह आएगा तो वहाँ पे कुछ बात कर लेंगे। ठीक, जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज, वही होता है वैलेंसी फैक्टर। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम सारी बातें करेंगे, आप परेशान ना होइए। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ग्राम इक्विवेलेंट बाई लीटर में था तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये ग्राम इक्विवेलेंट हो गया 1/लीटर। फिर उसी तरीके से लीटर को ml में चेंज करने के लिए 1000/ml कर लिए। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर मोलिरिटी और नॉर्मेलिटी में हम कोई रिलेशन ढूंढें तो अगर मोलिरिटी को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो नॉर्मेलिटी आ जाती है। सर इसको कुछ थोड़ा समझा दीजिए। जैसे देखिए, क्या इक्विवेलेंट वेट क्या है? मॉलिकुलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर है। चलिए इसको छोड़िए, यहां से देखते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है? वेट बाई मॉलिकुलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। क्या ये लिख सकते हैं? ये ई को लिखा गया है, ये ई वाला पार्ट यहाँ लिखा गया। और एन इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। तो ये पार्ट और ये पार्ट तो सेम ही है, तो बच गया वैलेंसी फैक्टर। तो अगर वैलेंसी, इसके जगह पे हम एन रख लें, सुनिए, तो मोलिरिटी में क्या था? मोलिरिटी में मोल अपॉन लीटर था। नॉर्मेलिटी में क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम है। तो जब इसको हम बैलेंस करते हैं, जब यहाँ से आप लिखेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? आपके पास वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। और वही वैलेंसी फैक्टर अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलिरिटी में तो बन जाता है नॉर्मेलिटी। क्या बात क्लियर हुआ? तो यही दिया हुआ है कि नॉर्मेलिटी मोलिरिटी और वैलेंसी, मोलिरिटी एंड वैलेंसी फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। और नॉर्मल, देखिए वैलेंसी फैक्टर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होता है। लेकिन वैलेंसी फैक्टर हमेशा 1 या 1 से तो ज़्यादा ही होगा। तो इस वजह से नॉर्मेलिटी या तो मोलिरिटी के बराबर होती है या तो उससे बड़ी होती है। याद रखने का तरीका, n फॉर नॉर्मेलिटी और n फॉर नानी, m फॉर मोलिरिटी और n फॉर मम्मी। तो नानी और मम्मी में कौन बड़ा होता है? नानी बड़ी होती है। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि बराबर कब होती हैं, बराबर थोड़ी ना होती हैं। अरे ये तो दिया गया है वैलेंसी फैक्टर 1 होगा तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन में ये टर्म यूज कर लिए जाते हैं। अगर 1n लिखा हुआ है इसका मतलब है नॉर्मल सोल्यूशन, उतना नॉर्मल सोल्यूशन है। n/2 लिखा हुआ है तो सेमी नॉर्मल उसको कहते हैं। n/10 लिखा हुआ है तो डेसी नॉर्मल, दिस इज अ डेसी नॉर्मल, नॉट देसी नॉर्मल। ठीक है, n/100 है तो सेंटी नॉर्मल, n/1000 है तो मिली नॉर्मल।
ये कुछ ऐसे कन्वर्जन है जो कुछ कई बार लैंग्वेज में वो यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वो सेमी नॉर्मल लिख दिए, तो आपको खुद ही जज करना है कि वो n/2 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है मोलेलिटी। ये इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा अलग है औरों से, इस वजह से ये थोड़ा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। देखिए तो मोलेलिटी क्या हुआ, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर kg। अब आइए, और इसी तरीके से मोलेलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू 1/weight इन kg में। और ये kg में किसका है, ये है सॉल्वेंट का, ये है वेट सॉल्वेंट का। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो फिर वही kg को ग्राम में करना है तो 1000/W ग्राम लिख लेंगे, वेट ये कन्वर्ट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ एक बात देखिए, जो मोलेलिटी है ये ज़्यादा बेहतर कॉन्सेंट्रेशन मेजरिंग टर्म होता है एज कंपेयर टू मोलेरिटी या नॉर्मेलिटी। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से ये चेंज नहीं होता है। लेकिन जो मोलेरिटी है, जो नॉर्मेलिटी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक, तो ये एक इंफॉर्मेशन बेस पे आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लें फॉर्मेलिटी की। ये जैसे इसका नाम है ना, ऐसे ये फॉर्मेलिटी है, ये कुछ और है नहीं, मॉलिक्यूलर वेट की जगह फार्मूला मास रख देना है, जो पूरे फार्मूले का मास है वही रख देना है और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 liter सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिटी। नंबर ऑफ फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जैसे नंबर ऑफ फार्मूला मास क्या होता है, वेट अपॉन फार्मूला वेट इंटू 1/वॉल्यूम इन लीटर में। जैसे NaCl में इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.5, तो फार्मूला वेट भी यही है। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 111, तो फार्मूला वेट भी 11 है। तो सर इन चीज़ों में डिफरेंस क्या, देखिए डिफरेंस आपको यहाँ पता लगेगा। ये जो एसिटिक एसिड है, अगर इसको बेंजीन में लेते हैं, अगर बेंजीन सॉल्वेंट है, तो जैसे ही एसिटिक एसिड को बेंजीन में आप डालते हैं ये डाइमर बना लेता है, तब इसका फॉर्मूला मास ये एसिटिक एसिड का डबल हो जाएगा। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60, तो ये डाइमर बना लिया, यानी दो एसिटिक एसिड आपस में मिल चुके हैं, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, तो ये हो गया 120। यहाँ डिफरेंस आपको दिखेगा। तो बस जहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट रखते थे वहाँ पे आप ये वाला बात रख देंगे। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, चलिए अब अगली बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है चाहे फिर वो बोर्ड ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, मोल को अलग से समझ लेते हैं, फ्रैक्शन को अलग से समझ लेते हैं, फिर जोड़ देंगे दोनों को। देखिए फ्रैक्शन जिस भी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं वो अपॉन टोटल, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अपॉन टोटल, ये फ्रैक्शन। सर ये वो कौन है, अरे वो वही है जिसके बारे में आपको कैलकुलेट करना है, अपॉन में वो टोटल वैल्यू। मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अब देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कम से कम एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट तो होगा ही। सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन सॉल्यूट कम से कम एक तो होगा ही, तभी तो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन जब बनाना है तो अगर हम बात कर लेते हैं कि कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक तो A है एक तो B है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं ये B है और ये जो है ये A है। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है A का मोल फ्रैक्शन, तो यानी मोल A का मोल अपॉन टोटल मोल। देखिए N मोल के लिए सिंबल होता है, तो A का मोल अपॉन में टोटल मोल Na/Nb। इसी तरीके से B का कैलकुलेट करना है, तो मोल ऑफ B बाई टोटल मोल, क्या मोल फ्रैक्शन B का आ गया। और जो ये मोल फ्रैक्शन होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक, यहाँ से आपको पता चलेगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और ये 0 से ज़्यादा ही होता है। फ्रैक्शन में कोई चीज़ है तो वो कुछ ना कुछ फ्रैक्शन तो उसका होगा ही होगा।
तो इसी वजह से XA और XB अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये 1 के इक्वल ही होता है। अगर XA के बारे में पता है कि 0.3 है तो XB अपने आप में 0.7 होगा, क्योंकि टोटल कितना होना है, 1 ही होना है। तो वो मोल फ्रैक्शन के 0.3 होने का क्या मतलब है, 100 में से 30% वो है और बाकी 70% दूसरा है। इसी तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, जैसे देखिए XA और XB को डिवाइड कर देंगे, जैसे XA इक्वल टू Na/n टोटल, इसी तरीके से XB इक्वल टू NB/n टोटल। तो n टोटल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो XA/XB इक्वल टू बच जाएगा NA/NB। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है यहाँ से। देखिए इस पे एक स्टार पहले से ही लगा है। तो XA/XB यानी मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अब बहुत आसान बात है, आप खुद ही सोचिए कि सॉल्यूशन में जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके मोल फ्रैक्शन भी तो ज़्यादा होंगे। क्या बात समझ में आ रही है, तभी तो उसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो एक लाइन लिखी होगी, रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ टू कंपोनेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर मोल। क्या बात क्लियर हुआ, ये जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही उनके मोल का भी रेशियो होता है। अब चलिए हम जितना पढ़े हैं इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन को कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 आर डिजॉल्व इन 500 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गिवन क्या है, चलिए वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से ट्राई करिए और मैं आपको फिर बताता हूँ। चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। जो गिवन वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 4.9 ग्राम, सॉल्यूट का वेट मिल गया। H2SO4 क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, वाटर इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और टोटल मिला के कितना बन रहा है, H2SO4 और वाटर मिला के 500 ml का सोल्यूशन बना। ठीक, तो यहाँ से आपको वेट मिल गया। तो मोलरिटी एक्चुअल में होता क्या है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000/V/ml। ये सोल्यूशन का, ये कितना सॉल्यूशन वगैरह है ml में, उसके बारे में बात होती है। तो चलिए अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। वेट दे रखा है 4.9, ये एक्चुअल में मोल बाई वॉल्यूम ही तो हो रहा है, तो वेट अपन मॉलिकुलर वेट मोल ही होता है। तो 4.9 ग्राम दिया हुआ है और H2SO4 का वेट कितना होता है 98, W मॉलिकुलर वेट H2SO4 का होता है 98। ठीक, अब चलिए ये हो गया 1000/500 ml सोल्यूशन दे रखा है। बस आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ये 2 टाइम और इसको डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻1, तो 49 हो जाएगा। तो ये भी 2 टाइम में, और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0.1 मोलर। अब देखिए एक रिलेशन हम लोग पढ़े थे, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब एक्चुअल में वैलेंसी फैक्टर क्या है, जैसे H2SO4 है तो H2SO4 के लिए 2H पॉजिटिव प्लस SO4 -2 में ब्रेक होगा, तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या तो टोटल नेगेटिव चार्ज, यही इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी 0.1 इंटू वैलेंसी फैक्टर, इस केस में 2 है वैलेंसी फैक्टर, क्या गया 0.2। ये तो आंसर हो गया। तो क्या सर हम इसको ऐसे ही कर सकते थे, और कोई तरीका सर जो पहले पढ़ाए, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप इससे ट्राई करिए एक बार। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000/V/ml, और इक्विवेलेंट वेट क्या था, मॉलिकुलर वेट बाई वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, आप इससे इसको एक बार सॉल्व करके देखिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये है कि इसको भी वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर एक आप स्टार लगा लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि जो डेंसिटी वगैरह दिया हुआ है ना, इससे आपको वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस वजह से। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है,
30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 120 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए ये क्या दे रखा है, सॉल्यूट। अब ये क्या दे रखा है, सॉल्वेंट। पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इजी कर दिया था, बिल्कुल सोल्यूशन का ही अमाउंट दे दिया था आपको। ठीक, तो अब चलिए इसके बारे में देखिए ध्यान से। अब ये दे दिया है, तो अब चलिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। और देखिए ये कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, मोलरिटी पूछ रहा है और डेंसिटी दे दिया आपको सोल्यूशन का इतना। तो अब समझिए डेंसिटी इक्वल टू होता क्या है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो एक्चुअल में वॉल्यूम बाई क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, सॉरी मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम सोल्यूशन का हमें चाहिए, तो यहाँ पे मास किसका रखना होगा, पूरा सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन में कौन कौन आएगा, एक तो सोल्यूट आएगा, एक सॉल्वेंट आएगा। तो 30 + 120 डिवाइडेड बाई डेंसिटी दे रखा है 1.2 ग्राम, ठीक है, पर ml। तो 1.2 कुछ ऐसा हो गया। तो क्या ये 150 बाई 1.2 जैसा कुछ आएगा। तो ये आपको किसका वॉल्यूम मिल गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया। अब चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, मोलरिटी पूछा हुआ है। तो यम इक्वल टू क्या होगा, वेट बाई मॉलिकुलर वेट इनटू 1000 बाई VmL। बस आसान हो गया बिल्कुल। वेट आ गया कितना, तो वेट किसका लेते हैं, सोल्यूट का, क्योंकि ये सोल्यूट के मोल, बेसिक फॉर्मूले पे जाएं आप, मोलरिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही है मोलरिटी। तो यहाँ पे वेट किसका रखेंगे, सोल्यूट का 30 ग्राम। मॉलिकुलर वेट किसका रखेंगे, यूरिया का ही। मॉलिकुलर वेट यूरिया का होता है 60, मॉलिकुलर वेट यूरिया का 60 होता है, ठीक है, इनटू 1000 बाई ml। अभी हम देखिए वॉल्यूम निकालें यहाँ पे कितना, 150 बाई 1.2। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको सॉल्व कर लें तो ये 0 0 यहाँ से निपट लिया, ये यहाँ से निकल गया, ये 1.2 ऊपर चला जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, क्या ये 2 आ जाएगा नीचे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 15, ऊपर में ये चला जाएगा, तो 100 इंटू 1.2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसमें क्या दे रखा है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड 500 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन। तो कितने में, 500 ग्राम ऑफ एक्वस सोल्यूशन में, इतने एक्वस सोल्यूशन में क्या है, वो डिजॉल्व है। कैलकुलेट मोलिलिटी, ये मोलिलिटी नहीं है, मोलिलिटी है, स्मॉल एम, मोलिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ अ ग्लूकोज, डेंसिटी ये दे रखा है। तो इसके बारे में जो जो पहले दे रखा है उसको आप अलग करके रख लीजिए। अब वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से ट्राई करिए, बाकी तो मैं आंसर बताऊंगा ही। चलिए अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है। देखिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 18 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूशन। सर सोल्यूशन का मास कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, डेंसिटी से अगर हम उसको रिलेट कर लें तो मास भी निकाला जा सकता है वॉल्यूम से, अभी तो किए थे कुछ टाइम पहले। सोल्यूशन कितना दे रखा है, 500 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लेंगे। सर सॉल्वेंट का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोलिलिटी में जो नीचे आता है ना, वो मास ऑफ सॉल्वेंट ही आता है केजी में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए। बहुत आसान है, 500 में से 18 माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 482, इतने ग्राम आ गया सॉल्वेंट का। अब क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। चलिए आप आइए देखिए यहाँ पे, अब हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूट का मोल कितना है। देखिए 18/180, सर ये क्या है, मॉलिकुलर वेट बाई, सॉरी वेट बाई मॉलिकुलर वेट, वेट बाई मॉलिकुलर वेट है ये, ठीक। तो ये लगभग कितना आ गया, 0.1 आ गया,
0.1 ही तो आ जाएगा ये, ठीक है। अब हम मोल निकाल लेते हैं सॉल्वेंट का। सर ये क्यों निकाल रहे हैं? मोल फ्रैक्शन भी तो बताना है, इस वजह से ये सारी बातें कर रहे हैं। तो सॉल्वेंट का निकाल लेते हैं। तो सॉल्वेंट का कितना है 482 बाई वाटर ही तो है, वाटर का कितना होता है 18 होता है। ये वेट है और ये मॉलिक्यूलर वेट है किसका, वाटर का, और ये किसका है ग्लूकोज का, ठीक। ये वाटर का हो गया। तो चलिए अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको एक बार आप मतलब खुद से सॉल्व कर लीजिएगा जितना भी आएगा, ठीक। अब चलिए अब हम बात करते हैं मोलिरिटी के बारे में। नंबर 1 मोलिरिटी। तो मोलिरिटी नहीं, मोलिलिटी, स्मॉल यम। तो क्या होता है ये एक्चुअल में, क्या हम ये लिख सकते हैं वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाई यहाँ पे वेट सॉल्वेंट का, यहाँ पे सॉल्यूट का था। तो क्या सॉल्यूट का वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट, ये मोल ही तो निकल गया, मोल ही तो चाहिए था। तो क्या इसको हम 0.1 लिख लें डायरेक्टली, या फिर चलिए ऐसे लिख लेते हैं 18/180 इंटू 1000 बाई वेट कितना आया 482 आया सॉल्वेंट का, 482। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया। दूसरा समझिए, एक्स सॉल्यूट कितना 0.1 मोल। देखिए ये सॉल्यूट का ये आया हुआ है, सॉल्यूट का आया हुआ है मोल अपॉन टोटल मोल 0.1 प्लस दूसरे का 482/18। क्या प्रोसीजर समझ रहे हैं आप? अब ये सॉल्यूट का आ जाएगा तो एक्स सॉल्वेंट के लिए क्या फिर से कैलकुलेशन करेंगे क्या, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट कर देंगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा, ठीक। सर ये कैसे कर पाए, ऐसे कर पाए XA प्लस XB ये 1 के इक्वल होगा, यहाँ से कर पाए ये चीज़। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आप चीज़ों को देख लीजिए, इसका कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक। आपको मेथड समझ में आना चाहिए। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस सीरीज को बिल्कुल कंटिन्यू रखने वाले हैं और थोड़ा ये फास्ट चलेगा क्योंकि बोर्ड भी काफ़ी नज़दीक है और नीट का पेपर भी काफ़ी नज़दीक ही है। तो अब यहाँ से चीज़ों को बिल्कुल जितनी ज़रूरत वाली चीज़ें उतनी सारी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो आप सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान से देखते रहिए। देखिए एक्चुअल में हम कुछ पढ़े ही नहीं, छोटी छोटी कुछ बातें पढ़े थे हम इसमें। सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और कुछ नहीं पढ़े। चाहे जितने भी सॉल्वेंट प्रेजेंट हो लेकिन एक सॉल्यूशन के लिए चाहे जितने भी सॉल्यूट प्रेजेंट हो लेकिन हमेशा सॉल्वेंट एक ही होगा। हमारे सिलेबस में लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को जब लिक्विड में डाला जाता है, लिक्विड को जब लिक्विड में डाला जाता है, गैस को जब लिक्विड में डाला जाता है, ये सारी बातें। पार्ट 2 में कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन एक तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है कॉन्सेंट्रेशन, इसमें भी हम आज क्या डिस्कस किए हैं, मोलिरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, फॉर्मेलिटी और पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, परसेंटेज वाले टर्म्स, स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मोलिरिटी मेन फॉर्मूला यही है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इसी तरीके से सारी चीज़ें। मोलिलिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये ध्यान रखना था। और ये कुछ बातें ध्यान रख लीजिए, कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। फॉर्मेलिटी के बारे में सिर्फ फार्मूला वेट आ जाएगा, ठीक। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन में वो अपॉन टोटल, उस मोल का कंट्रीब्यूशन अपॉन, मतलब उस सॉल्यूट का कंट्रीब्यूशन अपॉन में टोटल मोल, इस तरीके से सारी हम बातें करते हैं। और जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल का भी रेशियो होता है। फिर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इतना तसल्ली से यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।